और दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्रेंड्स कोचिंग सेंटर में। आज आपके लिए देखने के लिए मिलेंगे विगत वर्षों में पूछे गए हिंदी के बेहद बेहतरीन प्रश्न। ठीक है, 15 प्रश्न होंगे और आपको हमेशा की तरह करंट कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आप पर कितने प्रश्न सही बने। ठीक है, जिससे हमें पता चलता रहे कि आप वीडियो देख रहे हैं रेगुलर और आप पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, तो जो दोस्त पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे उन्हें आगामी वीडियो आसानी से मिलती रहे, और बेल बटन को प्रेस कर लें। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जो भी आपके पास स्टडी रिलेटेड व्हाट्सअप फेसबुक ग्रुप है उनमें इस वीडियो को डालें। ठीक है, ताकि आपके दोस्तों की भी मदद हो सके। पहला प्रश्न है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? ऑप्शन आपके सामने है हमेशा की तरह, आपको टाइम भी दूंगा सोचने के लिए। ऑप्शन ए है दाती, ऑप्शन बी दात्री, ऑप्शन सी धात्री, ऑप्शन डी दादर। बताना है आपको इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताइए। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, धात्री। ठीक है दोस्तों, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? धात्री। हिंदी में दो ही प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और वो सॉरी दो ही प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, और लिंग की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ क्या होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और संस्कृत में तीन प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि संस्कृत में कितने वचन होते हैं, तो आपको तीन वचन लगाने हैं। हिंदी की पूछे तो दो वचन ठीक बताने हैं। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? बताइए। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, जैसे आप लोग हैं, सब अच्छे कुल में उत्पन्न हुए हैं, तो आप लोग अपने कुल को क्या कहेंगे? कुलीन, समृद्ध, धनी या कृपाण? तो दोस्तों उसको क्या कहेंगे आप बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जी हाँ, कुलीन। ठीक है, और जो अच्छे का बुरा क्या होता है? बुरे कुल में उत्पन्न हुआ हो, मतलब राक्षसों के घर में जिसका जन्म हुआ हो, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? ऐसे लोगों को कहते हैं मलीन। ठीक है, मलीन। मलीन कुलीन, कुलीन का विलोम है। ठीक है, पापी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक, संख्यावाचक। संख्यावाचक में आपको संख्या दी जाएंगी। ठीक है, गुणवाचक में आपको किसी चीज़ का गुण बताया जाएगा, और परिमाणवाचक में आपको वस्तु बताई जाएगी, आधा लीटर ऐसे करके होगा। ठीक है, आधा लीटर दूध। और सार्वनामिक विशेषण में ये विशेषता होती है, जैसे यह मेरी किताब है, तो उसमें अपनापन की एक विशेषता बताई जाती है, उसको कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। यह मेरी किताब है, अपनापन जिस पे जताया जाए वो सार्वनामिक विशेषण होता है। यहाँ गुणवाचक विशेषण होगा, क्योंकि पापी एक गुण की विशेषता है, गुण से मतलब अवगुण भी होता है। ठीक है, जैसे नया, पुराना, ये भी क्या है? गुण है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कलकांति थी में कौन सा अलंकार है? ये अलंकार से आ गया है, तो मैं आपको इस प्रकार से ये अलंकार बताऊंगा कि आप इसको जीवन में नहीं भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, श्लेष। देखो दोस्तों, जिस लाइन में सी, सा, सी ऐसे शब्द आ जाएं तो वहाँ दोस्तों होता है कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। ठीक है, कभी भी कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर सा और सी आ जाए तो उपमा अलंकार आप आराम से लगा देना। उत्प्रेक्षा अलंकार में चार चीज़ें होती हैं, मनहु, मनहु, मानो, जनहु, जानो। ये वाले शब्द मिले हैं तो दोस्तों वहाँ होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। जिस लाइन में मनहु आ जाए, मानो आ जाए, तो वहाँ जनहु आ जाए, जानो आ जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, और रूपक में एक बात बताई जाती है कि रूपक में एक चीज की निश्चितता, विश्वसनीयता दिखाई जाती है। ठीक है, जैसे मैंने एक दिन एक कराया था, आपको मुझे याद है, शिशु तेरा जग है उदास। बिल्कुल उसमें बनावटी बात नहीं होती है, सच्चाई का मार्गदर्शन कराया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, और श्लेष अलंकार में एक ही चीज के कई पार्ट बताए जाते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून।
ठीक है। तो यहाँ पानी कितनी बार आया है और प्रत्येक जगह पानी का अलग अलग भाव अर्थ निकला है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वें नंबर का प्रश्न है, दोहा में कितनी मात्रा होती है? 24, 26, 23, 28। तो दोहा में मात्रा कितनी होती है आप बताइएगा पहले। 24, 26, 23, 28 दोस्तों दोहा में होती हैं, जी हाँ, 24 मात्राएं। पहले और तीसरे चरण में 13 13 और 11 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ऐसे आप याद रखना। और सोरठा में पहले और तीसरे चरण में 11 11 और 13 13। दोहा सोरठा का उल्टा होता है। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं, ये बात भी याद रखना। और ये 28 है, ये हरिगीत का में होता है 28। इसका डी ऑप्शन होगा, हरिगीत का के लिए 28, दोहा सोरठा के लिए 24। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहारी के प्रसिद्ध हैं कविता, दोहा, सवैया, पद। तो बिहारी जी वही हैं, हाँ, जिन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया था। इनके दोहा प्रसिद्ध हैं, आपको आता ही होगा ये प्रश्न। बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। बीजक किसकी रचना है? सूर, तुलसी, कबीर, जायसी। बताइए आप इसका राइट आंसर। बीजक, बीजक किसकी रचना है? जी हाँ, ये है कबीरदास की। साखी, शबद, रवैनी, बीजक, ये सब कबीरदास की रचनाएं हैं। ठीक है, निर्गुण भक्ति शाखा के ये कवि थे कबीरदास। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, इनमें से कोई नहीं। तो ये कल भी आपने प्रश्न कहा है, किया है, इसको कहा जाता है श्रृंगार रस को रसराज। इसको सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है रसों में। और भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 बताई गई है। वैसे 9 रस हैं। नमा रस शांत रस है, जिसका स्थायी भाव निर्वेद है। ठीक है, वीर रस आप जानते हैं, उत्साह वाली बात होती है, हास्य रस में हंसी वाली। 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है? अधिक समीप होना, ऑप्शन बी कष्ट देना, ऑप्शन सी अधिक प्रिय होना, ऑप्शन डी पालतू होना। तो नाक का बाल होने का मतलब होता है, जी हाँ, अधिक प्रिय होना के लिए हम यूज करते हैं नाक का बाल होना। 9वें नंबर की ओर चलते हैं। 9th जो प्रश्न है, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? अवधी भाषा, ब्रज भाषा, राजस्थानी भाषा या खड़ी बोली। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इन्होंने की है ब्रज भाषा में, जो पश्चिमी हिंदी की बोली है, ब्रज भाषा, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ वही है, मथुरा वृंदावन वाला क्षेत्र, ब्रज भाषा। ठीक है, चलते हैं 10th क्वेश्चन की ओर। आप अपने प्रश्न भी साथ साथ करते रहिएगा। पहले आप करिए, बाद में वीडियो से प्रश्न मिलाइए, फिर कमेंट बॉक्स में बताइए, बताना ज़रूर है। ठीक है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 15 सितंबर, 22 जनवरी या 2 अक्टूबर? 2 अक्टूबर तो हो नहीं सकता, क्योंकि महात्मा जी की जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर 1869 को। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था पोरबंदर गुजरात में, तो ये हो नहीं सकता। ऐसे आपको अनुमान लगाना है। कभी कभी पेपर में ऐसे प्रश्न को सोचना है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ये हो सकता है। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस, तो वैसे नहीं हो सकता। तो और कौन सा हो सकता है? 14 सितंबर। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न हम हल करते हैं। कभी भी आप कोई एग्ज़ाम देने जाएं तो पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। अगर उसमें नहीं दिया हुआ है तो नहीं को अंडरलाइन कर लीजिए, आगे आएगा नहीं वाला सवाल भी। और चारों ऑप्शन पढ़िए, उत्सुकता से कोई प्रश्न हल मत कीजिए, वो गलत भी हो सकता है। छोटा प्रश्न किसी को मत समझिए, किसी प्रश्न की वैल्यू कम मत समझिए कि ये तो बहुत हलवा है, जल्दी से लगा दो, लेकिन बाद में आंसर की मिलाओगे तो बहुत पछताओगे। ठीक है, चारों ऑप्शन पढ़िए सदैव, फिर आसानी से टिक कीजिए ऑप्शन को। 11वां प्रश्न है, समास का अर्थ है? संक्षेप, विच्छेद, नवीन अर्थ, विस्तार। मेरे अगर 10 प्रश्न होते हैं तो मैं आपको 25 से 30 प्रश्न बताने की कोशिश करता हूँ, चैन बना के मैं आपको पढ़ाता हूँ और आपसे भी कहता हूँ ऐसे पढ़ो। समास का अर्थ होता है दोस्तों क्या? संक्षेप, विच्छेद, नवीन अर्थ, विस्तार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संक्षेप। अब ये बात समझ में आई होगी कि ये समास है, तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये कई बार प्रश्न बना है। ठीक है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है दो शब्दों के मिलने से जो सार्थक शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। ये समास की डेफिनेशन है। अंग्रेजी में समास को कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, ये मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। मैंने इनको करवाया भी है और इन पे काम भी कर रहा हूँ। जल्दी से आपको इनके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा।
तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्री समास, अव्ययीभाव समास और कर्मधारय समास। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है। अगर दोस्तों संधि पूछ लिया जाए तो संधि में ये होता है, संधि की परिभाषा है कि दो शब्दों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि कहलाता है। ठीक है, और समास में दो शब्दों के मिलने से जो सार्थक शब्द बनता है वो समास कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही चीज़ें आपको सीखनी है। इसका ऑप्शन ए ठीक है। रामचरितमानस किसकी कृति है? कबीरदास, महर्षि, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, महर्षि वाल्मीकि होगा यहाँ पर। ठीक है, वाल्मीकि कर लीजिएगा आप लोग। महर्षि वाल्मीकि की है या फिर सूरदास की है, तुलसीदास की। तो सब जानते हैं रामचरितमानस किसकी है, किसकी है? जी हाँ, गोस्वामी तुलसीदास की प्रसिद्ध कृति है ये रामचरितमानस। ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसको ये अपने संज्ञान में उतार लीजिएगा। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? आ गया वही प्रश्न। जब हम ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखें तो नहीं को हमें क्या कर लेना है, गोला काट देना है नहीं पे। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करोगे, नहीं को गोल कर लोगे, इसलिए आपका ध्यान वहाँ जा सके। अब देखो क्या क्या होता है। घोड़ा तो होता ही है, घोटक होता ही है, हाय होता ही है, क्या बचा, कटक। तो ऐसे प्रश्न सॉल्व करने हैं। जब आप ऐसे करोगे तो 1 नंबर आपका चढ़ जाएगा। ठीक है, और वो आपके स्कोर में ऐड हो जाएगा और आपका स्कोर ज़्यादा होगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये बात भी याद रखनी है आपको। 14 का देखते हैं कौन सा उत्तर होगा। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? को। ठीक है, 8 कारक होते हैं हिंदी में। कौन से कारक चिन्ह का बोध होता है? कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। दोस्तों अधिकरण होता है। अधिकरण में मुख्यतः हमें ये शब्द मिलेगा, मैं, पे, पर। ठीक है, मैं, पे, पर मिलेगा। इतनी बात याद रखनी है आपको। संप्रदान में आपके लिए के लिए मिलेगा, संप्रदान के लिए। ठीक है, संप्रदान में आपको के लिए मिलेगा और कर्म में आपको को मिलेगा। ठीक है, को, तो ये को किसका है? कर्म कारक है, ये हो गया। कर्ण में आपको से मिलेगा। ठीक है, और अपादान में अलगाव वाले शब्द मिलेंगे, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, बिल्ली छत से कूदी। ठीक है, इस प्रकार आपको शब्द पहचानने हैं। और संबंध, काकी, के, रारी, रे, ऐसे शब्द मिलते हैं। तो आप सब जानते हैं इन सब बातों को और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। चलते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। सच्चिदानंद हीरानंद पातस्यानंद का उपनाम है। इनका उपनाम क्या है? ये भी महान साहित्यकार हुए हैं हिंदी के क्षेत्र में। इनका बहुत बड़ा नाम है, तो इनका उपनाम भी हमें पता होना चाहिए। इनका उपनाम क्या है? हरिओम, निराला, अज्ञे, गुलेरी। ऑप्शन ए हरिओम, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी अज्ञे, ऑप्शन डी गुलेरी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कमेंट बॉक्स में भी बताएं और यहाँ भी बताएं। ठीक है, मैं बता देता हूँ इनका नाम अज्ञे होगा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आप बताना कि आप 15 में से कितने नंबर पा पाए। ठीक है, अगर आपने 15 में से 12 या 13 नंबर पाए हैं तो आप समझ लो बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और इस फॉर्म को आपको जिंदा रखना है। 13, 14, 12 इतने प्रश्न आपने किए हैं तो बहुत अच्छा स्कोर किया है। आप फिर ऐसा प्रश्न, ऐसे कोई भी पेपर आएगा तो 30 प्रश्न पूछे जाते हैं मुख्यतः, फिर आप आराम से 25 का स्कोर कर सकते हैं। बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ मैं, 25 प्रश्न ज़्यादा नहीं होते हैं। 26, 26, 27, 27 और भगवान करे तो आप 30 में 30 कर जाओ। ऐसी भी तैयारी करो कि हम अच्छा स्कोर कर जाएं। 80% दोस्तों स्कोर कम नहीं होता है। ठीक है, अगर आप 30 में से 25 कर रहे हैं तो आप 80% से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ही स्कोर करिए। अच्छा स्कोर करोगे तभी, मैंने आपको बताया, सिलेक्शन स्कोर पे डिपेंड करता है, ना कि आपके चेहरे को देखकर कोई सिलेक्शन दे देगा कि आप गोरे हैं। ठीक है, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी और तैयारी से क्या होता है, प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, और जब प्रश्न बनते हैं तो क्या होता है, स्कोर अच्छा बनता है। जब स्कोर अच्छा बनता है तो
सिलेक्शन बनता है। ये 3 बातें आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। कल वाली वीडियो आपको कैसी लगी? मैंने रसों के बारे में बताया है, उसमें पढ़ाया है। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सी जानकारी देने की कोशिश करी है, एक प्रयास किया है दोस्तों। बताइए आप, मेरी बात क्लियर है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है दोस्तों, तो इन बातों का आप ज़रूर ख्याल रखें और कोरोना वाले टाइम को यूटिलाइज़ करें। देखो दोस्तों, आप नहीं पढ़ोगे तो कोई और भी पढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश कम बड़ा नहीं है, यहाँ की आबादी काफ़ी है, ठीक है। बहुत से लोग एक वैकेंसी के लिए फॉर्म भरते हैं, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे पुलिस भर्ती हो, सब भर्तियों की तैयारी करते हैं। कहीं भी दाव लगे अपनी जॉब पा जाते हैं। पढ़े लिख के ही तो पा जाते हैं, ऐसे थोड़ी पा जाते हैं। तो आपको अपनी पढ़ाई निरंतर बनाए रखनी है, जिससे आपका सिलेक्शन अच्छे से हो और आप बुलंदियों को छू पाएँ, तरक्की कर पाएँ अपनी लाइफ में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।